स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन में जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है एल्कीन। एल्कीन एल्कीन क्या होता है? एल्कीन वो हाइड्रोकार्बन है जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, तो जब डबल बॉन्ड आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? संकरण क्या बन जाएगा? sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और जब संकरण sp2 है तो जो आकृति होती है वो समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय, प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल। तो जब हम लोग एल्कीन की संरचना की बात करते हैं तो ये C डबल बॉन्ड C हो गया। अब इसके बाकी के दो बंद यूं और इसके दो बंद यूं, तो समतल त्रिभुजीय आकृति जो बनती है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से देखेंगे आप लोग। इस कार्बन की संरचना देखिए प्रॉपर, इस कार्बन की बन रही है त्रिभुजीय आकृति। दो बंद यहाँ से जोड़ लें, कोई ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा, कोई ग्रुप यहाँ जुड़ा होगा, एक कार्बन ये जुड़ा है, तो ये इन समूहों से जुड़ा है। तो यहाँ देखिए आपको समतल त्रिभुजीय यानी इस तरह की आकृति दिख रही है, इस तरह की। यहाँ C है, आगे डबल बॉन्ड यहाँ भी C है, यहाँ कोई ग्रुप होगा, यहाँ कोई ग्रुप होगा। समझ आ गई बात? तो ये समतल त्रिभुजीय आकृति है, समतल त्रिभुजीय प्लेनर ट्राइगोनल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है कितने डिग्री का होता है? 120, 120, 120, 120। तो टोटल सर्किल जो है वो 360 का हो जाएगा। सही है? तो 120, 120 के यहाँ बॉन्ड एंगल रहते हैं। तो जो बंद कोण होता है संकरण sp2, और जो बंद कोण बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री का है? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। और जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ते हैं, S लक्षण बढ़ते हैं, बंद लंबाई घटती है, बंद लंबाई घटती है। तो एल्केन में कौन सा संकरण था? एल्केन में sp3, एल्केन में sp3 संकरण होता है। तो sp3 में टोटल 4 कक्षक हैं, एक S और 3 P, एक S और 3 P, टोटल 4 हैं। 4 में से S 1 है, तो कितने परसेंट S हुआ? 25%। टोटल 4 कक्षक हैं, 4 में से एक कक्षक S है, तो यानी 25% S है। 25% S करैक्टर है इसमें, 25% S लक्षण है। वहीं आप एल्कीन देखिए, संकरण sp2 है। जब संकरण sp2 है तो S1 और P2, टोटल हुए 3। 3 में से S कितने? 1, तो कितने परसेंट हुआ S? 33.33% S लक्षण है यहाँ। और एल्काइन में संकरण आता है sp। एल्काइन में संकरण क्या आएगा? एल्काइन में sp, एक S एक P, तो कितने परसेंट S करैक्टर हुए? 50% S करैक्टर, 50% S लक्षण। तो S लक्षण बढ़ते हैं तो एक तो कार्बन की विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। तो एल्केन में जो कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता सबसे कम है, एल्कीन में जो कार्बन है उसकी विद्युत ऋणता उससे ज़्यादा है, और एल्काइन में जो कार्बन होता है उसकी विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा होती है। एल्काइन का जो कार्बन होता है वो अधिक विद्युत ऋणी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें S लक्षण ज़्यादा है, अधिक विद्युत ऋणी। विद्युत ऋणता क्या होती है? बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। और कॉमन सी बात है, S कक्षक जो होता है वो नाभिक के सबसे ज़्यादा समीप होता है, यानी S इलेक्ट्रॉन नाभिक के सबसे ज़्यादा समीप होते हैं। तो जितने ज़्यादा S करैक्टर आएंगे ना, उतने इलेक्ट्रॉन नाभिक आसानी से खींच पाएगा। समझ आ गई बात? तो S करैक्टर बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। क्लियर? तो जैसे जैसे S करैक्टर बढ़ते हैं वैसे वैसे विद्युत ऋणता क्या होगा? बढ़ती है। S करैक्टर बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। S करैक्टर बढ़ने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है। अब हम बात करें
एल्कीन की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, बंध लंबाई घटेगी, बंध लंबाई घटेगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। एल्केन में कितनी थी बॉन्ड लेंथ? एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच, एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी बड़ी थी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो एल्कीन में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। 1.34 एंगस्ट्रॉम। एल्कीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है और एल्केन का 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये एल्कीन की कुछ जनरल डिस्कशन हमारे पास। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सिर्फ एक मेथड या दो मेथड है जो हमने पढ़ने, बाकी लगभग हमने डिस्कस किए हुए। 4 मेथड ही आते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में नंबर 1, एल्काइन के अपचयन से, एल्काइन के रिडक्शन से। एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है? तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसका रिड्यूस इस प्रकार से करना है कि डबल में कन्वर्ट हो जाए, डबल में कन्वर्ट हो जाए। तो जब हम लोग NiPDPT लेते हैं, NiPDPT, तो ये क्या करेंगे? ट्रिपल को पहले डबल करेंगे, डबल को फिर सिंगल कर देंगे, यानी ये तो एल्केन बनाते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें कुछ ऐसा करना है जिससे इनकी क्रियाशीलता घट जाए। भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड हम ले रहे हैं तो NiPDPT क्या करते हैं? पहले ट्रिपल को डबल करते हैं और फिर डबल को सिंगल कर देते हैं, यानी कुल मिला के एल्केन बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं ये। और जबकि हमें क्या बनाना है? एल्कीन बनाना है। तो हमें इनकी क्रियाशीलता घटानी है। तो क्रियाशीलता घटाने के लिए यहाँ क्या करते हैं? हम चारकोलेटेड पीडी लेते हैं, चारकोलेटेड पीडीसी, चारकोलेटेड पीडी, यानी पीडी और चारकोल लिया हुआ है। चारकोल जो होता है वो यहाँ कैटालिटिक पॉइजन, उत्प्रेरक विष का काम करता है, पीडी की क्रियाशीलता को कम करता है, जिससे क्या होगा? रिएक्शन जो है कहाँ तक रुक जाएगी? डबल बॉन्ड पर ही रुक जाएगी। समझ आ गई बात? क्लियर? इसके साथ यहाँ या तो आपको CaCO3 दिया होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होता है ये, या फिर बेरियम सल्फेट युक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमारी 11th-12th लेवल तक तो PDC लिखा होता है, लेकिन उसके साथ कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट ऐड होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। यूं भी दे सकता है चारकोलेटेड पीडी प्लस CaCO3, या ये चारकोलेटेड वर्ड नहीं भी लिखेगा तो PD प्लस CaCO3 यही लिख देगा, PD प्लस CaCO3 या PD प्लस BaSO4। तो ये जो उत्प्रेरक है इसको बोलते हैं हम लोग लिंडलार उत्प्रेरक, लिंडलार कैटलिस्ट। तो चारकोल युक्त पीडी साथ में क्या ऐड किया हुआ है? CaCO3 और BaSO4 में से कोई सा भी एक, क्या बोला जाता है इसको? लिंडलार उत्प्रेरक, लिंडलार उत्प्रेरक। और इस केस में सिस एल्कीन बनती है, सिस एल्कीन। ज्यामितीय समानता में पढ़ा था, समपक्ष और विपक्ष पढ़ा था ना, पढ़ा था ज्यामितीय समानता में समपक्ष विपक्ष। तो लिंडलार उत्प्रेरक जब लेते हैं तो लिंडलार उत्प्रेरक कौन सी एल्कीन बनाता है? समपक्ष, समपक्ष। तो ट्रिपल बॉन्ड लें, ट्रिपल बॉन्ड एथाइन लेंगे, PDC, CaCO3 या BaSO4, तो ट्रिपल को डबल में कन्वर्ट कर देना है, एथीन बन गई। प्रोपाइन लेंगे तो क्या बनेगा? इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोपीन बन जाएगी। और अगर हम लोग ब्यूट 2 आइन लेते हैं, अब सिस या ट्रांस का केस क्रिएट होता है, ठीक है?
क्योंकि हमने पढ़ा था सिस ट्रांसफॉर्म जो है वो शर्त थी क्या, ज्यामितीय समानता की, एक तो कार्बन कार्बन के बीच द्विबंध होना चाहिए और दूसरा एक कार्बन से जुड़े दोनों समूह समान नहीं होने चाहिए, पढ़ी थी ना बात। तो यहाँ एक कार्बन के साथ दोनों H जुड़े हैं, यहाँ भी एक कार्बन के साथ दोनों H जुड़े हैं, लेकिन यहाँ से जब ट्रिपल डबल बनेगा तो इसके साथ एक CH3 जुड़ा है, इसके साथ भी एक CH3 जुड़ा है और एक एक H यहाँ जुड़ेगा, ऐसे समकक्ष एल्कीन बनेगी। क्योंकि अब दोनों शर्तें पूरी हो गई। कौन कौन सी? एक तो डबल बॉन्ड आ गया और दूसरा एक कार्बन के साथ जुड़े दो ग्रुप भी अलग अलग हैं, देखो है ना, अलग अलग। तो ये हमारे पास समकक्ष ब्यूट-टूइन आ गया, समकक्ष ब्यूट-टूइन। क्लियर? और इसी में अपने एल्केन वाले केस में बरचपचन पढ़ा था ना, बरचपचन, Na प्लस द्रव NH3, ये सिंगल स्टेप रिडक्शन ही करता होता है, एल्कीन को एल्केन में बदल देगा, एल्काइन को एल्कीन में बदल देगा। Na द्रव NH3 बरचपचन। तो इसमें अगर हम एल्काइन लेते हैं, जैसे मैंने ब्यूट-टूइन ले ली और एरो पर Na प्लस द्रव NH3 ले लिया, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट देता है, विपक्ष उत्पाद देता है। लिंडलार उत्प्रेरक कौन सा उत्पाद देता है? लिंडलार उत्प्रेरक समपक्ष। और NaNH3 कौन सा प्रोडक्ट देता है? विपक्ष, ट्रांस प्रोडक्ट देता है। तो यहाँ ट्रांस ब्यूट-टूइन बनेगी, विपक्ष ब्यूट-टूइन बनेगा। C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 H H, तो ये ट्रांस ब्यूट-टूइन, विपक्ष ब्यूट-टूइन। क्लियर? समझ गए? तो दो यहां आप चायक ध्यान रखने हैं। एक तो लिंडलार उत्प्रेरक कौन सी एल्कीन देगा? सिस, समपक्ष। और दूसरा Na प्लस द्रव NH3 देता है पेपर में, तो ये कौन सी एल्कीन देगा? विपक्ष, विपक्ष एल्कीन। अगली विधि जो हमारे पास आती है एल्कीन बनाने की, वो आती है डाई हैलाइड से। डाई हैलाइड के हैलोजनीकरण से, डाई हैलाइड के हैलोजनीकरण से, डाई हैलाइड के हैलोजनीकरण, डी हैलोजिनेशन। क्या होता है हैलोजनीकरण? हैलोजन का निकलना। हैलोजन का निकलना, हैलोजन निकालना है अपने को। तो डाई हैलाइड हम दो लेंगे यहाँ, एक तो विस डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, जिसको हम लोग हिंदी में सन्निध डाई हैलाइड भी बोलते हैं। विस डाई हैलाइड, सन्निध डाई हैलाइड। क्या होता है बताओ विस डाई हैलाइड? दो हैलोजन जो होते हैं वो नीरेस्ट कार्बन पर जुड़े होते हैं, नीरेस्ट कार्बन पर अटैच जुड़े होते हैं, नीरेस्ट कार्बन पर जुड़े होते हैं। और एक होता है जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड में क्या होगा? दो हैलोजन सेम कार्बन पर होंगे। जैम डाई हैलाइड, तो जैम डाई हैलाइड में दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर होते हैं।
अब पहले अपने विष लेते हैं पड़ोसी कार्बन पर, तो मैं 3 कार्बन ले रहा हूँ, ठीक है, 3 कार्बन लेते हैं अपने, बाकी 2 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब विष बनाना है तो मैं क्या करूँगा, एक हैलोजन यहाँ जोड़ लिया, एक हैलोजन यहाँ जोड़ लिया, सही है, हो गया विष। अब बंद पूरे कर दें। अब रिएक्शन करवाई जाती है इसकी जिंक के साथ, जिंक के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो Zn क्या चार्ज होता है जनरली Zn पे, +2, और Br -1 तो पता ही अपने को क्या निकलेगा यहाँ से, Zn पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, क्या बना देगा बताओ, ZnBr2, ZnBr2। तो जब ZnBr2 निकलेगा तो इस C का एक बंद खाली हो गया और इस C का भी एक बंद खाली हो गया। देखो CH3CH बॉन्ड फ्री हो गया, CH2 बॉन्ड फ्री हो गया। तो क्या होगा बताओ, जब दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो गया तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया प्रोपीन। सही है, समझ आ गई बात। तो ZnBr2 निकल गया। अब जैम डाइहाइड लें, सेम रिएक्शन करते हैं जैम डाइहाइड से। जैम डाइहाइड में क्या होगा, दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर होंगे, तो मैंने ये ले लिया 1,1 डाइब्रोमोएथेन। सही है, 2 हैलोजन सेम कार्बन पर, रिएक्शन करवा दी Zn के साथ, क्या बनेगा बताओ, सेम वही ZnBr2। कोई प्रोडक्ट बना क्या बताओ, कोई प्रोडक्ट बना है, फिर क्या करें, अगर कोई प्रोडक्ट नहीं बना तो क्या करें, एक अणु और लेना पड़ेगा। वुटर्स विक्रिया में बताया था आपको ना कि जब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बनता तब तक आप आगे मूव करते रहें। अब यहां से भी ZnBr2 निकल जाएगा। अब 2 बॉन्ड इसके खाली, 2 इसके खाली, अब कोई प्रोडक्ट बनेगा क्या, क्या 2 बॉन्ड इस कार्बन के खाली हैं और 2 बॉन्ड अगले कार्बन के खाली हैं, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और ब्यूट-2ईन बन जाएगा, ब्यूट-2ईन। तो उच्च एल्कीन बनती है जैम डाइहाइड से, मतलब ज़्यादा कार्बन वाली एल्कीन बनती है, हायर एल्कीन बनती है। आपने जो रिएक्टेंट लिया था उसमें 2 कार्बन थे, लेकिन जो प्रोडक्ट बना है उसमें 4 कार्बन है। सही है, समझ गए। अब नेक्स्ट बात आती है, बाकी आपने पढ़ी हुई है जो 2 रिएक्शन है। तीसरी रिएक्शन आती है इसमें, एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोजन भी निकालना है और हैलोजन भी निकालना है, तो क्या अभिकर्मक लिया था इसके लिए, रीजेंट क्या लिया था याद हो तो, एल्किल हैलाइड का जब विहाइड्रोहैलोजनीकरण किया था, अपने पढ़ा है ये सतजैफ नियम वाला, क्या लिया था एल्किल हैलाइड के साथ, पूरा बताया था आपको। बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको, बीटा विलोपन। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH याद आ रहा है। तो यहाँ जो मुख्य उत्पाद था वो तो बना था सतजैफ नियम से, है ना, मुख्य उत्पाद को सतजैफ उत्पाद बोलते हैं, और लघु उत्पाद को क्या बोला था, लघु उत्पाद को हाफमान प्रोडक्ट, हाफमान प्रोडक्ट है ना, हाफमान प्रोडक्ट बोला था जो माइनर प्रोडक्ट था। तो इसमें हमने पढ़ा था हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा, पूरा मैकेनिज्म भी आपको मैंने क्लियर किया था, ध्यान होगा सारा, पढ़ी हुई है। चलें आगे, 4th आ जाएगा अल्कोहल के
निर्जलीकरण से, निर्जलन से, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या रीजेंट लिया था बताओ? यहाँ अल्कोहल से जल निकालने के लिए क्या पढ़ा था? सांद्र H2SO4, टेम्परेचर था 443 केल्विन, ध्यान है? 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ये था। 2 डिग्री अल्कोहल का बताओ क्या किया था? 2 डिग्री अल्कोहल का निर्जलीकरण इससे आसानी से होगा या मुश्किल से? आसानी से। सेकेंडरी अल्कोहल आसानी से निर्जलीकृत होता है। तो क्या लिया था वहां हमने? नहीं, सांद्र H3PO4, सांद्र H3PO4। डाइल्यूट तो जल अपघटन में यूज होता है। डाइल्यूट अगर जल जोड़ना हो किसी में, जैसे अपने ग्रिग्नार्ड रीजन में लिख रहे थे H2O/H+ लिख रहे थे ना ग्रिग्नार्ड रीजन में, H2O/H+, तो वो तनु H2SO4 है। H+ मतलब एसिड है, पानी जिसमें ज़्यादा है। डाइल्यूट H2SO4 है मतलब कि ये। तो तनु जो एसिड होते हैं, डाइल्यूट एसिड जो होते हैं, वो जल अपघटन के काम आते हैं। या आप लोग निर्जलीकरण कर रहे हो तो 1 डिग्री के लिए 100% सांद्र H2SO4 लेना पड़ेगा आपको, यानी जो भी 99 पॉइंट समथिंग वाला आता है। 2 डिग्री सांद्र H3PO4 से काम चल जाएगा। या अगर इसकी जगह H2SO4 लेना है आपने, तो आपको 60% H2SO4 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। 60% H2SO4 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ टेम्परेचर जो है 440 केल्विन पर ही काम चल जाएगा, क्योंकि 2 डिग्री कंपेरेटिवली ईजिली डिहाइड्रोलाइज हो जाता है, आसानी से निर्जलीकृत हो जाता है। 3 डिग्री का निर्जलीकरण क्या होगा? 3 डिग्री का 3 डिग्री का निर्जलीकरण इससे भी आसानी से हो जाएगा। अब तनु H3PO4 से ही काम चल जाएगा। या अगर आप H2SO4 ले रहे हैं तो 30% H2SO4 सफिशिएंट है। और यहाँ जो टेम्परेचर लिया जाएगा 358 केल्विन पर ही रिएक्शन हो जाती है। और आपको मैंने एक नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण बताया था, बाकी तो सारे हो जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम में नियोपेंटिल अल्कोहल का निर्जलीकरण देता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि इसका निर्जलीकरण नहीं होगा। तो नहीं होगा क्या बताओ इसका निर्जलीकरण, या होगा? होगा। कैसे होगा? मैकेनिज्म से थोड़ा सा सोचना है आपने, ठीक है? क्या आइडिया लिया था बताओ अपने? नियोपेंटिल अल्कोहल। सारी बातें पढ़ी हैं अपने, पीछे डिटेल करी है पूरी इसकी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप ये मान लें कि OH निकल गया, तो OH- चला गया तो इस कार्बन पर प्लस आ गया। कौन सा कार्ब कटायन है ये? कौन सा कार्ब धनायन है? 1 डिग्री कार्ब धनायन है। स्टेबल है क्या? फिर कैसे स्टेबल होगा? मैथिल शिफ्ट होगा यहाँ, हाइड्रोजन नहीं मैथिल। पड़ोसी के पास है ही सारे मैथिल। 1 डिग्री कार्बन का पड़ोसी देखो, इस पड़ोसी के पास जो ग्रुप है ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल। तो क्या शिफ्ट होगा यहाँ? मैथिल शिफ्ट होगा, मैथिल शिफ्ट। ये वाला मैथिल इधर ले आए तो क्या बना? CH3 CH3 CH2 CH3, मैथिल शिफ्ट हो गया। अब पॉजिटिव इस पे आ गया, प्लस इस पे आ गया। अब हाइड्रोजन किससे निकाल लेंगे भाई? OH तो हमने ये निकाल लिया, ठीक है, OH तो चला गया। अब H निकलेगा जिस पे प्लस है उसके पड़ोसी से। अब इसके 3 पड़ोसी हैं, 1 2 3। तो अब जिसमें से 2 पड़ोसी क्या हैं? सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो जिससे मर्जी H निकाल लो। तो पहला H मान लो यहाँ से निकाल लिया अपने, तो CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। दूसरी बार यहाँ से प्लस CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3। तो एक बार H निकाल लिया इस कार्बन का और एक बार H निकाल लिया इस कार्बन का, यानी कि पहला H यहाँ से निकाला है और दूसरा H यहाँ से निकाला है। समझ आ गई बात?
पढ़ी थी हमने, याद है? हो जाएगा निर्जलीकरण भी। मुख्य उत्पाद सतजैफ नियम से बताया जाता है ना, वो सारा पढ़ा हुआ हमने। तो ये एल्कीन बनाने की विधियां थी। अब मैं कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं आपको बताऊंगा आज, केमिकल रिएक्शन, जो थोड़ी सी हटके हैं। नंबर 1, हेलोजनीकरण, यानी हेलोजन जोड़ना है, हेलोजिनेशन। नंबर 2, बेयर अभिकर्मक के साथ। क्या होता है बेयर अभिकर्मक? बेयर एजेंट, बेयर अभिकर्मक, तनु KMnO4 का जलीय विलयन होता है, बहुत ज़्यादा तनु होता है और ऑक्सीकारक है, ये ऑक्सीजन देगा, है ना, बहुत ज़्यादा जल होता है इसके अंदर, बेयर एजेंट के अंदर, तनु KMnO4 बोलते हैं, KMnO4 का जलीय विलयन। तीसरा आएगा आपकी ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4 के साथ रिएक्शन। और चौथी रिएक्शन अपने पढ़ेंगे इपोक्सीकरण, इपोक्सीडेशन, जिसमें इपोक्साइड बनता है, एपोक्सीकरण या इपोक्सीकरण के नाम से आ जाती है ये 4 रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनका अभी तक क्वेश्चन नहीं आया इस तरह का जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो बात याद रखनी है, हेलोजनीकरण जो होता है ट्रांस एडिशन होता है। हेलोजन का ट्रांस एडिशन होता है। बेयर अभिकर्मक में सिस एडिशन होता है, समपक्ष योग होता है। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में सिस एडिशन होता है और इपोक्सीकरण में ट्रांस एडिशन होता है। तो 2 में सिस एडिशन है, 2 में ट्रांस एडिशन है। ट्रांस एडिशन क्या देखो, जैसे हेलोजनीकरण है, मान लो मैं प्रोपीन का हेलोजनीकरण कर रहा हूं सपोज, तो प्रोपीन प्लस Br2, प्रोपीन प्लस Br2 ये ले लिया मैंने। तो अब क्या होगा, डबल सिंगल बनेगा, Br2 जुड़ेगा तो ऐसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बन जाएगा, Br2 जुड़ जाएगा। क्या होगा, अब दोनों का डबल बॉन्ड सिंगल बना, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। लेकिन वो खाली इस प्रकार से होगा, ऐसे ट्रांस एडिशन होगा, यानी एक Br नीचे वाली साइड जुड़ेगा और एक Br ऊपर वाली साइड जुड़ेगा। ये हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ब्रोमीन का कौन सा एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन होता है। ट्रांस एडिशन क्यों होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ब्रोमीन का ट्रांस एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन। अब सिस एडिशन समझ गए आप लोग। यहाँ ग्लाइकोल बनता है, ग्लाइकोल, क्योंकि तनु KMnO4 आपने लिया है, तो जब हम लोग प्रोपीन लेते हैं तो KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नवजात ऑक्सीजन देता है, और तनु है तो इसमें जल बहुत ज़्यादा है, तो जल भी साथ में यूज होता है। KMnO4 ऑक्सीकारक है, नवजात ऑक्सीजन देता है और साथ में जल भी यहाँ यूज होता है। तो अब आप देखें तो ये जल और नवजात ऑक्सीजन एक तरह से 2 OH बन गए। देखो आप, बन गए ना 2 OH, एक OH ये हो गया, एक OH ये हो गया, सही है, दिख रहे हैं 2 OH साफ। तो डबल बॉन्ड को आप सिंगल बनाएंगे और इसमें सिस एडिशन होता है, मतलब दोनों OH एक ही साइड जुड़ते हैं, दोनों OH एक ही साइड जुड़ते हैं। ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में भी सिस एडिशन होता है। जैसे रिएक्शन क्या होगी देखो, प्रोपीन है प्लस OSO4,
ये OSO4 हो गया। तो प्रोपीन का डबल बॉन्ड सिंगल बनता है, क्योंकि एडिशन हो रहा है तो डबल सिंगल करके ही होगा। दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाता है और वो इस तरह से जुड़ता है OSO4, इस तरह से ये OSO4 जुड़ जाता है इस तरह से के साथ। अब इसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो यहाँ HOH HOH, तो O जो है वो इसके जल के H के साथ जुड़ जाएगा, O जल के H के साथ जुड़ जाएगा, यानी यूँ टूटेगा, ये ग्लाइकोल बनेगा। यहाँ भी O जो है वो जल के H के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3CH, O के साथ जल का H जुड़ गया, CH2 O के साथ जल का H जुड़ गया, तो ये बन गया सिस एडिशन हुआ यहाँ भी। और साथ में बना H2OSO4, तो यहाँ से 2H निकल गए, देखो H2OS, O भी 4 हो गए, 1 2 3 4, H2OSO4, तो ये सिस एडिशन हुआ है, यहाँ भी सिस एडिशन हुआ है। अब अगला आता है इपोक्सीकरण। इपोक्सीकरण में कौन सा एडिशन होगा, ट्रांस एडिशन। ट्रांस एडिशन, इपोक्साइड बनता है इसमें बीच में, इसलिए इसको इपोक्सीकरण बोलते हैं। जनरली ये अभिक्रिया प्रिस्चलोव अभिक्रिया के नाम से भी पेपर में आ जाती है, प्रिस्चलोव अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, प्रोपीन की क्रिया पर अमल के साथ करवाते हैं। प्रोपीन की क्रिया पर अमल के साथ, बेंजोइक पर एसिड ले लिया मान लो अपने, C6H5COOH, एक O एक्स्ट्रा होता है पर अमल में, ये हो गया बेंजोइक पर अमल, बेंजोइक पर अमल। तो इसमें से एक O जो एक्स्ट्रा है वो निकलेगा और इसमें जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड को क्या करोगे, डबल बॉन्ड को सिंगल, डबल बॉन्ड को सिंगल कर देंगे आप लोग, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और ये O इस तरह से जुड़ जाएगा। ये बन गया चक्रीय ईथर। चक्रीय ईथर को ही इपोक्साइड बोला जाता है, ये इपोक्साइड बन गया। साइक्लिक ईथर, चक्रीय ईथर, O के 2 बॉन्ड फ्री होते हैं और O दोनों में जुड़ जाता है, दोनों कार्बन के बीच में। अब इसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, इसका जल अपघटन कराते हैं। तो जल जो है ना वो इस साइड से अटैक करता है, क्योंकि इधर वाली दोनों साइड इसकी बुक है, समझ आ गई बात। इधर तो दोनों साइड यूज हो रखी है, दोनों बॉन्ड फ्री है ही नहीं कोई, तो जल का अटैक अपोजिट साइड से होता है। तो जब जल का अटैक अपोजिट साइड से होता है तो CH3C ये बॉन्ड फ्री हो जाता है इधर से, CH2, और यहाँ जल का ऑक्सीजन अटैक कर देता है OH। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है देख लो, क्लियर कर दूं मैं पूरा। तो इधर C और O में से किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है बताओ, O की, कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन की है ना। तो वैसे वो इस यहाँ अटैक यहाँ होगा, इस जगह पर सेकेंड कार्बन पर अटैक करना स्टार्ट करता है, वो यहाँ अटैक करता है। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इससे 2 डिग्री कार्ब धनायन बन जाएगा, एक तरह से पॉजिटिव आ जाएगा इस पर, और इधर O पर नेगेटिव आ जाएगा। समझ आ गई बात, यानी इस तरह से बॉन्ड शिफ्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर। तो जब ये बॉन्ड शिफ्टिंग हो रही होती है तो ये जो कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लग जाती है, और जल के ऑक्सीजन परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं, तो वो यहाँ अटैक कर देता है इस जगह पर। तो वो जब यहाँ अटैक करेगा तो OHH, अब इस O पे पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर वो इस H से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो वहाँ से H पॉजिटिव बाहर हो जाएगा, और वो H पॉजिटिव नीचे वाले O नेगेटिव के साथ आके जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये ट्रांस योग होता है, यहाँ ट्रांस योग, ट्रांस एडिशन होता है, ट्रांस एडिशन। तो बेयर अभिकर्मक में कौन सा एडिशन हुआ, बेयर अभिकर्मक में, बेयर अभिकर्मक के केस में सिस
ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में सिस, इपॉक्सीकरण में ट्रांस और हैलोजनीकरण में भी ट्रांस, हैलोजनीकरण में भी ट्रांस। ये स्पेसिफिक ध्यान रखना। बाकी क्यों होता है मैं आपको बता देता हूँ, पर इतना आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, तो इसमें क्या होता है, एक Br2 पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव आ जाता है। जिस Br पे पॉजिटिव आता है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ये पाई वाले, पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मिलते हैं उसको। तो इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है यहाँ, पाई कॉम्प्लेक्स। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस Br को मिल जाते हैं। इस तरह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस Br को मिल जाते हैं। अब क्या होता है, ये पाई बॉन्ड पूरा डिसोशिएट हो जाता है, ये Br नेगेटिव यहाँ से निकल जाता है, Br नेगेटिव निकल जाता है और ये Br इस तरह से जुड़ जाता है, इस तरह से जुड़ जाता है। तो Br नेगेटिव पूरा निकल गया। अब ये Br क्या करेगा, सेम वही बात, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचने स्टार्ट करेगा। तो जो Br नेगेटिव निकला था वो इस कार्बन पर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। तो किस साइड से अटैक करेगा वो, इस साइड तो बॉन्ड पूरे हैं, इसके रास्ता नहीं है उसके पास, इस साइड से तो उसके पास रास्ता नहीं है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आ रही है, तो उसका अटैक उसकी अपोजिट साइड से होता है। यानी कौन सा एडिशन होगा यहाँ, ट्रांस, ट्रांस एडिशन होता है। आगे बात समझ लग गया पता। तो यहाँ ट्रांस एडिशन होता है, पाई कॉम्प्लेक्स बनता है और ट्रांस एडिशन होता है। और इस रिएक्शन का यूज क्या है, ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। असंतृप्तता का परीक्षण है ये, क्योंकि जो ब्रोमीन होता है, द्रव ब्रोमीन, उसका रंग होता है लाल भूरा, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन कलर होता है उसका, लाल भूरा रंग होता है। और अगर वो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ आ जाए तो वो उससे रिएक्ट कर जाता है, कर रहा है रिएक्ट। द्रव ब्रोमीन का रंग लाल भूरा होता है, वो किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ आए तो उससे रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करते ही कलरलेस हो जाता है। तो अगर द्रव ब्रोमीन का लाल भूरा रंग गायब हो गया, द्रव ब्रोमीन का जो लाल भूरा रंग था वो क्या हो गया, गायब हो गया, तो इसका मतलब फाइनल है कि जो कंपाउंड है, जो यौगिक है, वो असंतृप्त है, अनसैचुरेटेड है। असंतृप्त है तभी रंग गायब हुआ है उसका, अदरवाइज वो रिएक्ट नहीं करता उससे। आगे बात समझ क्लियर। तो द्रव ब्रोमीन असंतृप्तता का परीक्षण है, बेयर अभिकर्मक वाला भी असंतृप्तता का परीक्षण है। क्यों, क्योंकि KMnO4 का रंग कैसा होता है बताओ, KMnO4 का रंग, यानी बेयर अभिकर्मक का रंग गुलाबी होता है, गुलाबी। और अगर ये रिएक्ट करने में यूज हो गया तो क्या होगा, आगे रंगहीन, कलरलेस हो जाएगा। इस परीक्षण को बेयर परीक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेयर परीक्षण। तो बेयर परीक्षण भी असंतृप्तता का परीक्षण है, एल्कीन की असंतृप्तता का परीक्षण। अब दो परीक्षण आ गए असंतृप्तता के, कौन कौन से, अब आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अगला चेंज कर देना तो उत्तर एक ही आएगा। जैसे वो कह दे असंतृप्तता का वह परीक्षण जिसमें ट्रांस योग होता है, तो कौन सा, हाँ, द्रव ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, हैलोजनीकरण भी प्रॉपर द्रव ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। और एक ऐसे दे दे असंतृप्तता का ऐसा परीक्षण जिसमें सिस योग होता है, तो फिर पर्टिकुलर एक आंसर आएगा बेयर परीक्षण, बेयर टेस्ट। समझ आ गई बात, क्लियर है रिएक्शन। तो चार हमने रासायनिक अभिक्रियाएं उठा दी। एक तो हैलोजनीकरण जिसमें कौन सा योग होगा, हैलोजनीकरण में। दूसरी बेयर परीक्षण में कौन सा योग होगा, तो हैलोजनीकरण में ट्रांस, बेयर परीक्षण में सिस। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड के केस में सिस, और पृष्ठलोभ अभिक्रिया यानी इपॉक्सीकरण के केस में ट्रांस योग। हालांकि कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है सिस ट्रांस एडिशन का आपके पास, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है, अगर बनाए
तो आपको दे दे, मान लो जैसे प्रोपीन की क्रिया द्रव ब्रोमीन से करवाएं तो बनने वाला होने वाला योग होगा सिस, दूसरा ऑप्शन ट्रांस, तो सिस और ट्रांस दोनों या कोई नहीं, जो भी अगला ऑप्शन बनाता है ना, दोनों सिस जुड़ेंगे, दोनों ट्रांस जुड़ेंगे और जो है सिस ट्रांस दोनों एक प्रकार का एडिशन हो सकते हैं, यानी दो उत्पाद बनेंगे, सिस वाला ट्रांस वाला, तो एक ही उत्पाद बनेगा ट्रांस एडिशन से। आगे बात समझ, क्लियर रिएक्शन। ये बहुत ज़्यादा पानी मिलाया होता है ना, तो ज़्यादा पानी जब आप मिला दोगे तो पिंक कलर का बोला जाता है। जो हम लोग लैब में यूज़ करते हैं वो बैंगनी कलर बोलते हैं, बेर विक्रमक का रंग गुलाबी बोला जाता है। आप उसे पानी मिलाते जाओ, देखना आप गुलाबी रंग आ जाता है, डाइल्यूट जब होता है तो। सही है। हम जो ब्यूरेट के अंदर लेते हैं वो बिल्कुल वॉयलेट कलर होता है, लेकिन वो कंसनट्रेटेड होता है। बेर विक्रमक का रंग गुलाबी बोला जाता है। बेर विक्रमक एल्कीन जो है बेर विक्रमक को गुलाबी से रंगहीन कर देती है। क्लियर है रिएक्शन।